हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मैथिली शरण गुप्त के काव्य की साहित्यिक विशेषताएं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने 60 वर्षीय काव्य साधना और कला में लगभग 70 कृतियों की रचना करके न केवल हिंदी साहित्य की अपितु संपूर्ण भारतीय समाज की अमूल्य सेवा की है। उन्होंने अपने काव्य में संस्कृति और राजनीति के साथ साथ व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्रों को भी नवीन अर्थ प्रदान किया है। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। उन्होंने भारत के गौरवमय अतीत और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण वर्णन किया है। उनके साहित्य में भाव एवं कला का सुंदर सम्मिश्रण है। उनके साहित्य की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला है अतीत का गौरवगान। भारत भारती में देश की वर्तमान दुर्दशा पर शोक प्रकट करते हुए कवि ने देश के अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगान किया है। इसी ग्रंथ के कारण उन्हें महात्मा गांधी से राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्राप्त हुई। भारत भारती में 3 खंडों में ही देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य को उजागर कर दिया है। वह भारतीय संस्कृति के नवीनतम रूप की कामना करते थे। गुप्त जी युग प्रतिनिधि राष्ट्रीय कवि थे। राष्ट्र की समस्त राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक हलचलों का प्रतिनिधित्व इनकी रचनाओं में मिल जाता है। इनके काव्य में राष्ट्र के अतीत की वाणी मुखर हो उठती है। देश के समक्ष सबसे प्रमुख समस्या दासता से मुक्ति थी। गुप्त जी ने भारत भारती तथा अन्य रचनाओं के माध्यम से इस दिशा में प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने अतीत गौरव का भाव जगाकर वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा दी। भारत श्रेष्ठ था, है और सदैव रहेगा। अपनी इसी अभिलाषा को अभिव्यक्त करते हुए वह कहते हैं, भूगोल का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। मैथिली शरण के साहित्य की दूसरी विशेषता है देश प्रेम की भावना। मैथिली शरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कूट कूट कर भरे हुए थे। इसी कारण उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता के दर्शन होते हैं। उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से युक्त था तो दूसरी ओर उसमें राष्ट्रीयता का नैतिक स्वर भी विद्यमान था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय उनके आदर्श रहे हैं। इसी कारण क्रांतिकारी जोश गुप्त जी के युवा मन में हिलोरे ले रहा था। जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि का यह क्रांतिकारी स्वर सुना जा सकता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में आने से वह सुधारवादी आंदोलन के समर्थक बने। काव्य के क्षेत्र में अपनी लेखनी से संपूर्ण देश में राष्ट्रीय भक्ति की भावना बढ़ती थी। राष्ट्रीय प्रेम की इस धारणा को गुप्त जी ने देश भर में प्रवाहित किया।
इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं। मैथिली शरण गुप्त के काव्य की तीसरी विशेषता है धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन। गुप्त जी के परिवार में वैष्णव भक्ति का प्रभाव था, अतः प्रतिदिन पूजा पाठ, भजन आदि सब होता था, जिसके कारण गुप्त जी के जीवन में यह आध्यात्मिक संस्कार बीज रूप में पड़े, जो बाद में अंकुरित होकर राम भक्ति के रूप में फलने फूलने लगे, और साकेत इसका उदाहरण है। इसकी भूमिका में गुप्त जी ने निर्गुण पर ब्रह्म को सगुण साकार रूप में प्रकट किया है। आध्यात्मिकता यदि सामान्य चिंतन है, तो दार्शनिकता बाह्य जीव, जगत आदि के प्रति विशिष्ट चिंतन को दर्शाता है। अतः दार्शनिक चिंतन की 3 मुख्य दिशाएं हैं: ब्रह्म, जीव और जगत। गुप्त जी के दर्शन ने इन्हें सामाजिक अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। कर्मशीलता उनके दर्शन का केंद्रीय भाव है। साकेत में भी वह राम के द्वारा कहलाते हैं। संदेश यहाँ मैं नहीं, स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। राम अपने कर्म के द्वारा इस पृथ्वी को ही स्वर्ग जैसी सुंदर बनाना चाहते हैं। इसमें हमारी अगली विशेषता है नारी को विशेष महत्व। मैथिली शरण गुप्त जी ने नारी को विशेष महत्व दिया है। गुप्त जी के हृदय में नारी के प्रति विशेष आदर भाव रहा है, अतः उन्होंने त्याग की मूर्ति उर्मिला को नायिका मानकर साकेत महाकाव्य की रचना की, जिसमें उर्मिला के चरित्र का प्रभावशाली वर्णन किया है। साकेत महाकाव्य की उर्मिला की उपेक्षा गुप्त जी को असहाय थी। गुप्त जी ने अपने काव्य का प्रधान पात्र राम और सीता को ना बनाकर लक्ष्मण, उर्मिला और भरत को बनाया। गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला के चरित्र को जो विस्तार दिया है वह अद्भुत है। गुप्त जी की नारी भावना भारतीय सभ्यता और संस्कृति के स्वार्थ अनुकूल है। नारियों की दुर्व्यवस्था की पीड़ा से उनके हृदय में करुणा के भाव भर दिए हैं। गुप्त जी ने नारी को प्रेरणा की मूर्ति के रूप में स्वीकार किया है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है और अपनी 4 बहनों में वही एकमात्र ऐसी नारी है जिसके हिस्से में 14 वर्षों के लिए पतिव्युता होने का दुख मिला है। उसकी अन्य 3 बहनों में सीता राम के साथ, मांडवी भरत के सानिध्य में तथा श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न के संग जीवन यापन करती है। उर्मिला का जीवन वृत्त और उसकी विरह वेदना सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त जी की लेखनी में साकार हुई है। उर्मिला के त्याग से लक्ष्मण की तपस्या फलीभूत हुई और यशोधरा के त्याग से गौतम की सिद्धि मिली। अतः गुप्त के काव्य में नारी वर्णन प्रेरक शक्ति और त्यागमय शक्ति के रूप में घोषित होता है। यही कारण है कि उनके अनेक काव्य ग्रंथों में नारियों के प्रति सहानुभूति झलकती है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इसमें हमारी अगली विशेषता है लोकोपकारी रूप। गुप्त जी के काव्य में अनेक लोकोपकारी रूप के दर्शन देखने को मिलते हैं। गुप्त जी ने राम को एक धीरोदात्त एवं आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया है। लक्ष्मण भी जीवन की प्रत्येक प्रतिक्रिया में लोकोपकारिता पर बल देते हैं। उनकी साधना शिव की साधना है, अतः वह अत्यंत उदारता से कहते हैं, मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को
पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। जिस युग में राम के व्यक्तित्व को ऐतिहासिक महापुरुष या मर्यादा पुरुषोत्तम तक सीमित मानने का आग्रह चल रहा था, गुप्त जी की वैष्णव भक्ति ने उनके लोकोपकारी रूप को आकुल होकर पुकार की थी। मैथिली शरण गुप्त के साहित्य की अगली विशेषता है समन्वयवादी भावना। यह कहा जाता है कि गुप्त जी एक समन्वयवादी कवि थे। उस समय की प्रमुख समस्या हिंदू मुस्लिम एकता थी। वह ना तो केवल हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक थे और ना ही उनमें दूसरे धर्मों के प्रति संकीर्ण भावना थी। गुप्त जी ने राम भक्ति पर आधारित साकेत नामक महाकाव्य की रचना की तो कृष्ण से संबंधित द्वापर की रचना भी की। गुप्त जी ने अपनी अनेक रचनाओं में दोनों की एकता पर बल दिया। इसमें उन्होंने मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया। काबा और करबला में वे इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं। इसी प्रकार से गुरुकुल नामक रचना सिख धर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है। गुप्त जी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच के भेद को अनावश्यक माना और मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि धर्मों के समन्वय पर बल देते हुए कहते भी हैं, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान कहाँ। मैथिली शरण के काव्य की अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। कवि मैथिली शरण गुप्त ने प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग प्रकट किया है। उनकी समस्याओं में प्रकृति का विशेष रूप से चित्रण हुआ है। कवि गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी में अनेक स्थलों पर प्रकृति का ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि पूरा दृश्य आंखों के सामने सजीव हो उठता है। गुप्त जी ने प्रकृति का विभिन्न रूपों में आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, उपदेशिका, अलंकार, योजना रूप, प्रतीकात्मक आदि के अनुरूप चित्रण किया है। इसमें हमारी अगली विशेषता है भाषा शैली। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य का और मुक्तक काव्य का दोनों का ही अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के समक्ष प्रयोग के साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया है। गुप्त जी के काव्य की भाषा खड़ी बोली है। उनकी भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। सरल सहज स्वच्छ भाषा है। हमें इनकी रचनाओं में सभी रसों के उदाहरण मिलते हैं। प्रसाद गुण इनकी भाषा की विशेषता है। इन्होंने अनापेक्षित अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, परंतु इनकी भाषा में अनुप्रास, पद मैत्री, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों का सर्वत्र प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा में बिंब दर्शनीय है। इनकी भाषा में अधिकतर दृश्य बिंब का खुलकर प्रयोग हुआ है। मुख्य रूप से गुप्त जी वर्णात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। अन्य शैलियों का भी इनकी भाषा में यथास्थान प्रयोग हुआ है। भाषा की अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शक्तियों का समुचित प्रयोग इनके काव्यों में देखने को मिलता है। इनके काव्य की अगली विशेषता है रस योजना। गुप्त जी की काव्य रचनाओं में विभिन्न रसों की योजना देखने को मिलती है। यद्यपि गुप्त जी का श्रृंगार वर्णन सरस है, लेकिन वह मर्यादित भी है। साकेत का वियोग श्रृंगार का वर्णन उल्लेखनीय है। यशोधरा में भी वियोग श्रृंगार के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। देश प्रेम से परिपूर्ण रचनाओं में वीर रस का परिपाक है। जय भारत में भयानक रस और झंकार में शांत रस व कुरान गीत
और किसान नामक कविताओं में करुण रस की भावना है। इसमें अगली विशेषता है छंद योजना। उन्होंने मार्मिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। नवीन और प्राचीन सभी प्रकार के छंद इनकी कविता में देखे जा सकते हैं। हरिगीतिका, छप्पय, रोला, उल्लाला, ताटक, घनाक्षरी आदि इनके प्रिय छंद हैं। यदि बात की जाए इनके काव्य रूप की, तो गुप्त जी ने अपनी असंख्य काव्य के द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उन्होंने प्रबंध, रूपक और गीति तीनों प्रकार की शैलियों का सफल प्रयोग किया है। गुप्त जी के साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, जय भारत, किसान, शकुंतला आदि प्रबंध काव्य, यशोधरा चंपू काव्य हैं। स्वदेश गीत, झंकार, पदावली आदि मुक्तक काव्यों की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से भारत भारती, कुणाल गीत, वैतालिक, राजा प्रजा, हिंदू आदि मुक्तक काव्य रूप रचनाएं हैं। फिर भी गीति शैली में इनको विशेष सफलता प्राप्त हुई है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग के कवियों में भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से गुप्त जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना मैथिली शरण गुप्त की काव्य की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।